हो गया। चलिए तो हम लोग का टॉपिक क्या चल रहा था, राजनीतिक दल ना। राजनीतिक दल में जो है, राजनीतिक दल में आप लोग देखेंगे कि राजनीतिक दल क्या होता है, वर्ग के द्वारा भी बता दिया गया। और साथ में जो है राजनीतिक दल का उद्देश्य क्या होता है, ठीक है। और राजनीतिक दल की उत्पत्ति और उद्भव कैसे हुआ, ये सारा चीज हो गया। राजनीतिक दल की अवधारणा आप लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है यहाँ तक कि मीचल्स के, दुर्वर्जर की राजनीतिक भी प्रकार सारी चीज बता दिए गए। फिर उसके बाद हम लोग का क्रम आता है यहाँ पर जो है लेनिन का विचार, ठीक है। तो लेनिन जो है राजनीतिक दल के संदर्भ में कैसा विचार व्यक्त करता है, हम लोग उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है देखेंगे कि लेनिन का विचार, राजनीतिक दल, राजनीतिक दल, तो इसके अंतर्गत देखेंगे लेनिन का विचार, लेनिन का विचार। देखिए लेनिन कहता है कि जो राजनीतिक दल होता है एक ये पिरामिड की बात करता है। किसकी बात करता है? पिरामिड की। सारा खेल इसी से स्पष्ट हो जाएगा। ये कहता है कि जो पिरामिड होता है, जो समाज होता है, ये कई खंडों में विभक्त होता है। ये जो होता है आपका, ये ग्राम स्तर होता है। क्या होता है? ग्राम स्तर। ये जो आपका होता है ये ब्लॉक स्तर, ब्लॉक स्तर। और ये जो होता है आपका जिला स्तर। और ये ऊपर जो आपका होता है यहाँ पर हाई कमान होता है, हाई कमान, ठीक है। और फिर जो है इसके बाद यहाँ पर देखा जाएगा, यहाँ पर ये कहा गया, लेनिन कहता है कि जो राजनीतिक दल के संगठन होते हैं, जो राजनीतिक दल के संगठन होते हैं, उनका जो चुनाव होता है वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। कैसे होता है? लोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से होता है। अब प्रश्न उठता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या है? मतलब निचले स्तर का जो नेता होता है अपने ऊपर के स्तर के पदाधिकारी को चुनता है। अब ऊपर का पदाधिकारी जो होता है अपने से ऊपर के पदाधिकारी को चुनता है। इस प्रकार देखेंगे ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया हो गया। लेकिन सबसे ऊपर कौन बैठा हुआ है? हाई कमान। अब ये हाई कमान जो होता है ये कोई भी निर्णय अपना जब देगा तो ये इसके नीचे जितने लोग होंगे सभी के ऊपर क्या होता है? लागू हो जाता है। इसी को केंद्रवाद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? केंद्रवाद। लेनिन ने यही विचार व्यक्त किया था कि लेनिन का विचार क्या है कि जो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत है। देखिए स्पष्ट हुआ कि नहीं हुआ? लेनिन का जो है लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत। अगर ये चीज आ गया लेनिन का तो आप लोग कैसे इसको, सबसे पहले इसको खंडों में तोड़िए कि लोकतांत्रिक क्या होता है या लोकतंत्र क्या होता है, केंद्रवाद क्या होता है। वही चीज कहा गया कि अपना जो समाज होता है ये कई खंडों में विभक्त होता है। निचले स्तर का पदाधिकारी अपने ऊपर के स्तर के पदाधिकारी को चुनेगा, और ऊपर का पदाधिकारी अपने से ऊपर के पदाधिकारी को चुनेगा, और अंतिम छोर पर जो है क्या बन जाता है? हाई कमान। अब ये हाई कमान जो होता है, अब इसको देखेंगे, इसके निर्वाचन की जो प्रक्रिया है इस संगठन में ये लोकतांत्रिक तरीके से हो रहा है। लेकिन जब ये हाई कमान यहाँ पर बैठ जाता है और कोई निर्णय देता है पार्टी के संदर्भ में, तो ये जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, ग्राम स्तर पर सभी पर लागू हो जाता है। इसी को क्या कहा जाता है? लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत, ठीक है। तो इसको आप लोग लिखिएगा। सार्टोरी, हाँ ये लेनिन का विचार है। आप लोग हेडिंग डालिएगा लेनिन का विचार है। हाँ सार्टोरी डाला गया, उसके अंतर्गत आप लोग नरम दल और उग्र दल लिखे हुए हैं ना। तो वो चीज तो ऑलरेडी आपको ब्रिटेन का प्यूटरिन क्रांति वगैरह पढ़ा दिया गया है, तो उसमें सारा चीज नहीं है। इसके अंतर्गत हेडिंग डालिएगा लेनिन का विचार।
लेनिन का विचार। लिखिएगा लेनिन के विचार के अंतर्गत है पिरामिड। अभी लास्ट में बना लीजिएगा, नहीं साइड में अगर बनाना हो तो बना सकते हैं, साइड में बना लीजिए, साइड में पेज के साइड में यहाँ पर बना लीजिए, फिर यहाँ से आप लोग लिखते हुए चलिए अच्छे से, ठीक है। बाकी टेस्ट जो है आप लोग दिए थे, काफी अच्छा परफॉर्मेंस आप लोग कर रहा है, तैयारी है। और आप लोग जो है पराधीन वर्ग जो है ना, आप लोग का रिजल्ट संतोषजनक नहीं आ रहा है। आप लोग को देखिए जब टॉपिक दे दिया गया ना, इसलिए देखिए हम सारा टॉपिक बता देते हैं कि इस टॉपिक से आप लोग का रहेगा। बहुत संतोषजनक जो है आप लोग का लड़कियों का जो है आया है। सोचिए 103, 99 और फिर जो है 88, मतलब संतोषजनक। अगर आप लोग इसी तरीके से अपना पढ़ाई को अनवरत जारी रखेंगे लगातार, एक दिन हमारा सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, तैयारी भी मजबूत हो जाएगी इसी माध्यम से, और इसी के साथ नोट्स भी कंप्लीट हो जाएगा, पीवाईक्यू वाला प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएगा है। तो इसलिए जो है आप लोग पॉलिटिकल साइंस जो सब्जेक्ट है, आप लोग तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। बाकी जो आप लोग का टीजीटी में अदर सब्जेक्ट होगा तो उसके लिए चिंता करिएगा लेकिन पॉलिटिकल साइंस के लिए चिंता मत करिएगा। इतना टेस्ट करवा देंगे, इतना आप लोग का प्रैक्टिस करवा देंगे सारा चीज, कि कोई चीज बाहर जाएगा नहीं। कुछ क्वेश्चन है जो बाहर भी जाएगा उसको टेस्ट में शामिल करवा के आप लोग का करवा देंगे, ठीक है, जो अपर लेवल का है क्वेश्चन। हो गया, लिखिएगा। लेनिन का यह विचार, लेनिन का यह विचार, लेनिन का यह विचार लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत पर आधारित है। आधारित है, जिसका आकार पिरामिडनुमा है, जिसका आकार, जिसका आकार पिरामिड नुमा है, जिसका आकार पिरामिड नुमा है। इसमें 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 निचले स्तर का पदाधिकारी, निचले स्तर का पदाधिकारी, निचले स्तर का पदाधिकारी निचले स्तर का पदाधिकारी अपने से ऊपर, अपने से ऊपर, अपने से ऊपर के पदाधिकारी का चुनाव करता है, के पदाधिकारी को चुनता है, अपने से ऊपर के पदाधिकारी को चुनता है, पदाधिकारी को चुनता है।
ऊपर का पदाधिकारी अपने से ऊपर के पदाधिकारी को चुनता है। ऊपर का पदाधिकारी अपने से ऊपर के पदाधिकारी को चुनता है। इसी चुनने की प्रक्रिया को इसी चुनने की प्रक्रिया को इसी चुनने की प्रक्रिया को राजनीतिक दल के संगठन का लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहा जाता है। राजनीतिक दल के संगठन को चुनने की प्रक्रिया को लोकतांत्रिक कहा जाता है। मतलब जो है, जो इस क्रम से चुनाव हो रहा है इसी को लोकतांत्रिक प्रक्रिया कहते हैं। अब इसमें जो जो चुनाव होगा वो राजनीतिक दल के संगठन के ही लोग तो होते हैं, तो उसी चीज की बात किया जा रहा है इसमें। ठीक है, फिर आगे जो है लिखिएगा, सबसे ऊपर हाई कमान होता है। सबसे ऊपर हाई कमान होता है। सबसे ऊपर हाई कमान होता है। जिसके द्वारा लिया गया निर्णय जिसके द्वारा लिया गया निर्णय जिसके द्वारा लिया गया निर्णय निचले स्तर के सभी पदाधिकारियों पर लागू होता है। जिसके द्वारा लिया गया निर्णय निचले स्तर के समस्त पदाधिकारियों के ऊपर या संगठनों के ऊपर लागू होता है। लागू होता है। ठीक है, लागू होता है। ठीक है, ये चीज हो गया। तो ये चीज, ये लेनिन का विचार समझ में आया क्या है इस मैप के माध्यम से। ठीक है, फिर आगे जो है आप लोग लिखिएगा, आगे फिर लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा, चुनाव प्रणालियां। चुनाव प्रणालियां। चुनाव प्रणालियां। दूसरा हेडिंग है आपका चुनाव प्रणालियां। चुनाव प्रणालियां लिखिएगा। इसके अंतर्गत निम्नलिखित चुनाव प्रणालियों को इसके अंतर्गत चुनाव ना लिखिएगा, दल प्रणालियां लिख लीजिए। दल प्रणालियां, इसको काट दीजिएगा। दल प्रणालियां, पढ़ाना है ना इसमें। चुनाव प्रक्रिया तो बाद में आएगा, क्योंकि इसमें एक दलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली है ना सारा चीज। तो दल प्रणालियां इसको लिख लीजिएगा। दल प्रणालियां। दल प्रणालियां। ठीक है, आपका इसमें पहला हेडिंग डालिएगा, एक दलीय प्रणाली। एक दलीय प्रणाली।
एकदलीय प्रणाली। एकदलीय प्रणाली के अंतर्गत आप लोग देखेंगे जैसे क्या हो गया, फांसीवाद हो गया, नाजीवाद हो गया और साम्यवाद है, जैसे विचारकों को जो है एक दलीय प्रणाली के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे इसका उदाहरण हमारा क्या है, चीन, रूस, ये सब क्या है, साम्यवादी देश हैं, एक दलीय प्रणाली के अंतर्गत ये सब लोग आ जाएंगे। तो लिखिएगा, ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जहां केवल एक दलीय प्रणाली पाई जाती है, जहां केवल एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। ऐसी शासन प्रणाली जहां केवल एक दलीय प्रणाली पाई जाती है। एक दलीय शासन प्रणाली पाई जाती है। अतः इसी के अंतर्गत, अतः इसी के अंतर्गत फांसीवाद, नाजीवाद, फांसीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद, साम्यवाद इत्यादि को शामिल किया जाता है, इत्यादि को शामिल किया जाता है। फांसीवाद, नाजीवाद, साम्यवाद इत्यादि को शामिल किया जाता है। जैसे, जैसे चीन, चीन, जैसे चीन, रूस, जैसे चीन, रूस, जैसे चीन, रूस। एक दलीय प्रणाली कम लोकतांत्रिक होती है, ठीक है, लिख लीजिएगा इसी के अंतर्गत, एक दलीय प्रणाली कम लोकतांत्रिक होती है, उसी के आगे लिख लीजिए। फिर हेडिंग आप लोग डालिएगा द्विदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली। द्विदलीय प्रणाली में क्या होगा, मतलब जो है ऐसी शासन प्रणाली जहां पर दो दल पाए जाते हैं, एक दल सत्ता पक्ष में रहता है और दूसरा दल विपक्ष में रहता है, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाएगा ये कम लोकतांत्रिक होने के बावजूद भी सबसे उपयुक्त लोकतांत्रिक जो है इसको माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है, हाँ, द्विदलीय प्रणाली को। यहाँ पर क्या होता है द्विदलीय प्रणाली में, यहाँ पर सरकार जो रहती है स्थिर रहती है, और दूसरा क्या होता है सशक्त विरोधी दल होता है, और तीसरा क्या होता है यहाँ पर निरंकुश सरकार नहीं बन पाती है, ठीक है। जैसे आप लोग अमेरिका में देखेंगे वहां पर जो है आपका डेमोक्रेटिक पार्टी है, रिपब्लिक पार्टी है, वहां पर दो पार्टियां पाई जाती है, इन लोगों की नीतियां भी समान होती हैं, ठीक है। इसलिए ये कहा जाता है अमेरिका में कि दो खाली बोतलें हैं, ठीक है, तो इसको लिखिएगा। वहां भी अमेरिका ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली पाया जाता है। अभी तो आप लोग को कल लिखाया गया था लिबरल हो गया और कंजर्वेटिव पार्टी हो गया ना, लिखिएगा। ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली, ऐसी शासन प्रणाली जिसमें दो दल पाए जाते हैं, जिसमें दो दल पाए जाते हैं, जिसमें दो दल पाए जाते हैं, एक सत्ता पक्ष दूसरा विपक्ष,
एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष। एक सत्ता पक्ष, दूसरा विपक्ष। अतः लिखिएगा, अतः अतः इसकी निम्न विशेषताएं भी हैं, अतः इसकी निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। इसकी निम्नलिखित विशेषताएं भी हैं। विशेषताओं में जो आप लोग पॉइंट वाइज जो लिखिएगा, पॉइंट वाइज लिखिएगा। स्थिर सरकार होती है, स्थिर सरकार होती है, स्थिर सरकार होती है। सशक्त विरोधी दल होता है, सशक्त विरोधी दल होता है। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है, सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है। सरकार निरंकुश नहीं हो पाती है। ठीक है, ये चीज लिखिएगा आगे। अमेरिका और ब्रिटेन, नई लाइन से लिखिएगा, अमेरिका और ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली व्यवस्था पाया जाता है। अमेरिका एवं ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली व्यवस्था पाया जाता है। ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली व्यवस्था पाया जाता है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिक पार्टी, अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी एवं रिपब्लिक पार्टी, जबकि ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी एवं लिबरल पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी एवं लिबरल पार्टी, लिबरल पार्टी। अमेरिका में, नई लाइन से लिखिएगा, अमेरिका में डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिक पार्टियों की नीतियां लगभग समान होती हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिक पार्टियों की नीतियां लगभग समान होती हैं। लगभग समान होती हैं। देखिए, जब नीतियां भी समान रहेगा तो आप लोग कहीं ना कहीं देखेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष जो रहेगा वो उनकी जब सोच विचारधारा एक मत पर होता है तो वहां पर देखिए देश का विकास अपने आप जो है आगे बढ़ जाता है। ठीक है, आप इस समय जैसे देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप हैं,
आप देखेंगे अमेरिका में जो वहां की जनता इतना सशक्त जागरूक है कि उनके खिलाफ में वो लोग पूरा विद्रोह कर दिए हैं कि हमको जो है शांति चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हमको इतना शक्तिशाली नहीं दिखाना कि हमारा सुख शांति चैन सारा चीज हरण हो जाए। ठीक है, आप लोग देखिए कितना लगभग 70-80 हजार, हजार नहीं लाखों लोग जो है सड़क पर आ गए पूरा, फिलाडेल्फिया वगैरह, पेंसिल्वेनिया वगैरह, न्यूयॉर्क वगैरह में। ठीक है, तो कोई भी देश है, हर देश अपने स्तर पर जो है शांति चाहता है। जो जितना समझदार होगा वो उतना ज्यादा शांति को ढूंढेगा, और जो जितना कम समझदार होगा वो उतना ज्यादा अशांति में विश्वास करेगा। ठीक है, जैसे अब उदाहरण ले लेते हैं पाकिस्तान का, वहां पर शिक्षा का स्तर इतना उच्च नहीं है कि उसको ये समझ में आ जाए कि हमारे देश की जो जनता है हमको इसको शिक्षा देना है, अस्पताल देना है, रोटी कपड़ा मकान उपलब्ध कराना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना है। युद्ध किसी के हित में थोड़ी होता है भाई। चाहे इसी युद्ध को एक उदाहरण के तौर पर अगर समझना हो कि एक पारिवारिक परिवेश से समझिए, अगर परिवार में 5 लोग हैं और वहां पर विचारों का मिलन है और सब लोग जो है बढ़िया मेहनती हैं, उस परिवार में आप देखेंगे कितना ज्यादा जो है तीव्र गति से विकास होता है। लेकिन एक परिवार वो भी है जहां पर 5 ही लोग हैं लेकिन विचारधारा में भिन्नता है, और भिन्नता के वजह से जो है क्या है, एक दूसरे में इतनी भावना नहीं है कि हमको यहाँ शांति बनाए रखना है, कि हमको क्रोध को शांत रखना है, चीजों को क्या करना है। और वही चीज फिर क्या होता है कि जो आपका सगा है वो जाकर शत्रु से मिल जाएगा, और जो आपका शत्रु है वो आपका मित्र बन जाएगा। और वही चीज उसी दिन से आपका उल्टी गिनती शुरू हो जाता है, क्योंकि शत्रु को मौका मिल जाता है, भैया हम तो मौका नहीं पाए थे इसको बर्बाद करने के लिए, अब तो मौका मिल गया, लाइए इसको तोड़ते हैं अच्छे से। विनाशकाली विपरीत बुद्धि इसी कहा जाता है। इसीलिए क्या है, पढ़ाई लिखाई के साथ साथ इतनी जागरूकता जरूर रखनी है कि पारिवारिक समझ विकसित करते हुए उसको भावना से हमको सोचना है, दिमाग से नहीं। परिवार का संदर्भ किससे होता है, भावनात्मक होना चाहिए ना, बुद्धि से नहीं। बुद्धि से सोचेंगे फिर तो काम हो जाएगा है? क्या चीज? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज आप लोग को देखिए, हर चीज क्या रहता है कि आप इसको चाहे अंतरराष्ट्रीय लेवल पर पढ़िए, चाहे राष्ट्रीय लेवल पर पढ़िए, चाहे ग्रामीण स्तर पर पढ़िए, हर चीज आप लोग देखेंगे कोई व्यक्ति जितना ज्यादा कोई भी चीज होगा उसके अंदर उतनी ज्यादा उदारता होगा। आप एक चपरासी से जाकर बात करेंगे तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का एटीट्यूड नजर आएगा, लेकिन अगर आप किसी IAS ऑफिसर से जाकर मिलेंगे, हो सकता है आपका इतना सम्मान करेगा, हाँ ठीक है बैठिए, हाँ बताइए जी क्या है, वो रिस्पेक्ट उसको समझ आधारित है क्या है कैसे है। लेकिन आप उसे काम कह दीजिए चपरासी से, हाँ भैया हमारा, अरे नहीं हो पाएगा, इतना पैसा लगेगा, ऐसा कैसे ये है वो, देखिए वो आपके विचारों का सम्मान नहीं करेगा। अच्छा, गलती उसकी भी नहीं होती है क्योंकि उसने वहां तक शिक्षा ही नहीं ग्रहण किया है कि किसको किस अवस्था में कहाँ हमको सम्मान देना है। इसलिए जो है देखिए तटस्थता, देखिए उस दिन हमने क्या बताया था, एक तटस्थता होता है, एक नैतिकता होता है, और स्टूडेंट लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट धैर्य और ईमानदारी। यहाँ कोई सुना रहा है तो सुन लीजिए, कोई कुछ बोल रहा है तो बोलने दीजिए, कान में रुई डालकर शांत रहिए, वक्त का इंतजार कीजिए अपने ना। तो हमको अगर शिक्षा का अधिकार मिल गया है जीवन में, समझ लीजिए हमको सब चीज का अधिकार मिल गया है। इसको भी आप लोग को फॉर्मेट हम बता दिए थे। आप कहीं पर जाएंगे, एक बिस्सा जमीन के लिए लड़ेंगे झगड़ेंगे, एक जो है बित्ता के लिए लड़ाई झगड़ा करेंगे, किसी छोटी सी वस्तु के लिए करेंगे, 1,50,000 2,00,000 के लिए, वो आपका क्या करेगा, पूरा मारेगा, भ्रष्ट कर देगा। लेकिन अगर आप अपने संघर्ष रत में हैं, आपका यही चीज पता नहीं कितनी वस्तुएं आएंगी जाएंगी, यही चीज सम्मान दिलाएगा और करेगा। पैसा भी है, सम्मान भी है, और साथ में आपका क्या है, आने वाली जो पीढ़ी है वो भी सशक्त और जागरूक भी है। सारी चीज आप खुद थोड़ी समझदार जागरूक बन रहे हैं, आप अपने पीढ़ियों को भी जागरूक सशक्त की अवस्था में लेके चले गए हैं, आप लोग जिस स्टेज पर हैं जहां पर। ठीक है, बाकी अम्बेडकर नगर में देखिए अपने PCS का रिजल्ट आया, 17-18 लोग तो केवल अम्बेडकर नगर से हमारे हुए। हमने देखा जो है शिक्षा की क्रांति जो है, केवल हम अपने जिले की मतलब बात कर रहे हैं, जो डाटा हमारे पास आया न्यूनतम
और सब आसपास के लोग, आसपास के लोग। तो इसके लिए देखिए, जब पॉजिटिव इन्वायरमेंट बनेगा तो आप लोग के अंदर भी वो चीज आएगा कि नहीं, हमारे पास का निकला हुआ व्यक्ति ये कर सकता है, बिल्कुल हम कर सकते हैं। ना तो हमको उससे क्या रखना है, ना ईर्ष्या रखना है, ना द्वेष रखना है, कुछ नहीं। सकारात्मक विचार के साथ जो अच्छा है उसको ग्रहण करना है, जो बुरा है उसको त्याग करना है, आगे निकल जाना है फिर। ठीक है, तो ये चीज हो गया। अब देखिए अमेरिका जैसे, यहाँ पर आप देखेंगे अमेरिका में ही नारा दिया जाता था, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया। हम सभी को एक ईश्वर ने बनाया, इसलिए हम सभी समान हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज कहाँ पर लिखे हुए हैं आप लोग बताइए, आंचल क्या है, कहाँ पहुंचे हम लोग? लाइन लाइन लास्ट वाला लाइन बताइएगा। हाँ, कि नीतियां लगभग, नीतियां समान होती है ना। जैसे लिखिएगा, जैसे एक समान दो खाली बोतलें हों, जैसे एक समान दो खाली बोतलें हों। एक समान दो खाली बोतलें हों। ठीक है, ये चीज हो गया। फिर उसके बाद आप लोग हेडिंग डालिएगा, बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली। हाँ, इसमें एक चीज और लिख सकते हैं, एक चीज और लिख लीजिए। देखिए मेन पॉइंट तो हम भूल ही गए, इसमें ये लिख लीजिए कि द्विदलीय प्रणाली जो है, ये दलीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। द्विदलीय प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली को लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण माना जाता है। सबसे अच्छा गुण माना जाता है, अर्थात 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 यह सर्वाधिक उपयोगी एवं स्थिर होता है। अर्थात यह सर्वाधिक उपयोगी एवं स्थिर होता है। बहुदलीय प्रणाली, बहुदलीय प्रणाली में देखेंगे इसका सबसे अच्छा उदाहरण जो है फ्रांस है। क्या चीज? हाँ, नहीं नहीं, तीसरा नहीं, केवल दो ही। वहां की जो व्यवस्थाएं हैं, वहां का जो लोकतंत्र के द्वारा जो स्वीकार किया गया है, तो उसके हिसाब से होगा ना। अभी हम भारत में बात करेंगे, अपने यहाँ कहा जाता है बहुदलीय। आप यहाँ चाहे जितनी राजनीतिक पार्टियां बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब अमेरिका है, वहां पर एक स्पष्ट लोकतंत्र है एक प्रकार का। इसलिए देखिए इसमें हमने लिखा है कि लोकतंत्र का सबसे अच्छा गुण माना जाता है। लेकिन सबसे अच्छा तो लोकतंत्र बहुदलीय प्रणाली होता है, लेकिन ये कम उपयोगी है। क्यों? क्योंकि यह अस्थिर होता है। आप भारत में देखेंगे इसमें गठबंधन की सरकार होती है, विपक्ष भी कमजोर होता है आपका, है। तो ये मतलब ये इसका क्या है, एक वीकनेस पॉइंट होता है। लिखिएगा, बहुदलीय प्रणाली, लिखिएगा इसके अंतर्गत बहुदलीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण फ्रांस है। बहुदलीय प्रणाली का सबसे अच्छा उदाहरण फ्रांस है, फ्रांस है। भारत में भी, भारत में भी, भारत में भी बहुदलीय प्रणाली व्यवस्था पाई जाती है।
बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था पाई जाती है। भारत में भी बहुदलीय प्रणाली की व्यवस्था पाई जाती है। क्योंकि 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 यहाँ पर जनता के पास चुनने के लिए अनेक विकल्प होते हैं। क्योंकि यहाँ जनता के पास चुनने के लिए अनेक विकल्प होते हैं, अर्थात राजनीतिक दल होते हैं। अनेक विकल्प होते हैं अर्थात राजनीतिक दल होते हैं। अतः इसे भी लोकतंत्र का अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन यह कम उपयोगी है। सेंटेंस को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा इस चीज को, ठीक है। बहुदलीय प्रणाली को क्या कहा जाता है? इसे लोकतंत्र का अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन यह कम उपयोगी एवं अस्थिर होता है। इसे लोकतंत्र का अच्छा गुण माना जाता है, लेकिन यह कम उपयोगी एवं अस्थिर होता है। जैसे 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 गठबंधन की सरकारें, जैसे गठबंधन की सरकारें बनना, गठबंधन की सरकारें बनना अर्थात स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त होना। गठबंधन की सरकारें बनना, गठबंधन की सरकारें बनना अर्थात स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त होना। स्पष्ट बहुमत ना प्राप्त होना। ठीक है। अस्थिर सरकार, अस्थिर सरकार, अस्थिर सरकार हाँ उसी के अंतर्गत अस्थिर सरकार, विपक्ष का कमजोर होना, विपक्ष का कमजोर होना, पॉइंट में लिखिएगा, विपक्ष का कमजोर होना, विपक्ष का कमजोर होना। ठीक है, उसको पॉइंट बना लीजिएगा। हो गया, ठीक है। तो ये जो है ये क्या था? बहुदलीय प्रणाली था। फिर आप लोग हेडिंग डालिएगा, दल विहीन प्रजातंत्र, दल विहीन प्रजातंत्र, दल विहीन प्रजातंत्र। दल विहीन प्रजातंत्र। देखिए यहां पर आप लोग देखेंगे कि दल विहीन प्रजातंत्र की पुरजोर वकालत जो है कौन किया था? जयप्रकाश नारायण ने जो है सबसे पहले किया था। मतलब जो है जो जयप्रकाश नारायण जी थे, जैसे ब्राइस जो है एक कमेंट किया था कि जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई जो है क्या है? धन बल और बाहुबल है ना। वही चीज जो है यहाँ पर कहा जाता है कि राजनीतिक दल में
धन बल और बाहुबल के दुरुपयोग के लिए राजनीतिक दलों को ही जिम्मेदार माना जाता है। ठीक है, और इसके लिए जो है जयप्रकाश नारायण जी के द्वारा सबसे पहले दल विहीन प्रजातंत्र की वकालत किया गया था। ठीक है, और इसी में जो है आप लोग देखेंगे आपके यमन राय साहब हो गए, और इसी में जो है विनोबा भावे भी हो गए, और इसी में आपके जो है गांधी जी भी, ये भी दल विहीन प्रजातंत्र की वकालत करते हैं। तो इसको लिखिएगा, आप लोग लिखिएगा। राजनीति में धन बल एवं बाहुबल, राजनीति में धन बल एवं बाहुबल, धन बल एवं बाहुबल, राजनीति में धन बल एवं बाहुबल के प्रयोग हेतु राजनीतिक दलों को जिम्मेदार माना जाता है। राजनीति में धन बल एवं बाहुबल के प्रयोग हेतु राजनीतिक दलों को जिम्मेदार माना जाता है। राजनीतिक दलों को जिम्मेदार माना जाता है। इसीलिए जयप्रकाश नारायण जिन्हें संपूर्ण क्रांति के लिए भी, जिन्हें बिहार में संपूर्ण क्रांति के लिए भी जाना जाता है, लिखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है आप लोग का। जिन्हें बिहार में संपूर्ण क्रांति के लिए जाना जाता है, संपूर्ण क्रांति के लिए जाना जाता है, ने उसे क्या आ गया करिए, ने दल विहीन प्रजातंत्र की पुरजोर वकालत की। दल विहीन प्रजातंत्र की पुरजोर वकालत की। अभी दल विहीन प्रजातंत्र की पुरजोर वकालत की, पुरजोर वकालत की। अब इसमें आप इस लाइन में देखेंगे आपको यहाँ पर दो प्रश्न मिला है। एक जो बार बार पूछा जाता है कि संपूर्ण क्रांति के लिए किसको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को। जयप्रकाश नारायण जी भी आ गए, संपूर्ण क्रांति भी आ गया, बिहार भी आ गया, और इन्हीं के द्वारा जो है दल विहीन प्रजातंत्र की वकालत की थी। लाइन स्पष्ट हुआ सारा चीज, ठीक है। फिर आगे जो है आगे लिखिएगा, आगे चलकर यमन राय और फिर जो है विनोबा भावे एवं गांधी जी के द्वारा भी दल विहीन प्रजातंत्र की मांग की गई। यमन राय, विनोबा भावे एवं गांधी जी द्वारा
जो है किसकी मांग किया गया, दल विहीन प्रजातंत्र की मांग की गई। ठीक है, आप लोग एक बार देखिए कि कितनी अच्छी चीज है कि जैसे गांधी जी को अगर हम लोग देखते हैं उनके संघर्षों को, या अंबेडकर साहब को, या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के संघर्षों को हम लोग देखते हैं, आप लोग देखेंगे कि क्या गांधी जी आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति थोड़ी थे। जब इन्होंने बैरिस्टर की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड जाते हैं और वहां से वकालत की, वहां से अपनी पढ़ाई को पूरा करके भारत आते हैं, तो बिस्टल चर्चिल जो है एक अंग्रेज था, तो गांधी जी को अर्धनंगा फकीर तक कह देता है। और गांधी जी की सोच इतनी अच्छी थी, वो कहते हैं कि जब हमारा देश की आधी से अधिक आबादी भूखा है, प्यासा है, नग्न अवस्था में लिप्त है, ठीक है, उसके पास रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था नहीं है, तो हम कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो जाए, उसका औचित्य क्या है कि हम उनके बीच में सूट बूट पहनकर चीजों को जाएं। उन्होंने हमेशा जो है किसका, सत्य का, अहिंसा का, अत्यय का उन्होंने समर्थन किया। आप सेम यही चीज आप देखिएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अगर कहानी आप लोग पढ़ेंगे, हम जो आप लोग को कंटेंट प्रोवाइड कराएंगे इसी बेस पे कराएंगे। अखबार बेचकर सोचिए, जो व्यक्ति, लोग कहते नहीं हमारी आर्थिक व्यवस्था बहुत कमजोर है, हमारे आसपास के लोग पढ़ाने में मदद नहीं कर रहे हैं कोई चीज, तो आदमी अगर उसके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति होगा, वो कुछ करके भी चीजों को कर सकता है। और इसके सबसे अच्छे उदाहरण संघर्ष में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब। फिर इसी के बाद हम लोग अंबेडकर साहब को अगर देखते हैं, तो इनके भी अगर हम विचारधाराओं को, इनके संघर्ष को अगर हम लोग देखते हैं, तो इनको अगर, अब देखिए, अगर इन महापुरुषों को हम लोग का, आज का भारतीय समाज ऐसा हो गया कि इनको भी महापुरुषों को भी जातियों में बांटा जाता है, जबकि यहाँ पर विद्यार्थी का एक ही कर्तव्य होना चाहिए कि उनके संघर्ष को आत्मसात करना और उसको लेकर आगे बढ़ना, जो हमको प्रेरणा दे, अंदर से आगे बढ़ने की प्रेरणा दे। तो कहने का मतलब क्या है, आज भी अगर ये लोग लोगों के मनों में, हृदय में अगर जीवंत हैं, तो ये अपने विचारों की वजह से। अगर ये लोग भी उसी समय धन का प्रयोग किए होते और हिंसा का प्रयोग किए होते, शायद इनका भी आज कल्पना नहीं किया जाता। खुदीराम बोस जैसे आप लोगों को देखेंगे 17-18 साल की एज में वो देश के लिए जो बलिदान दे देते हैं। सोचिए कितनी देशभक्ति की भावना उसमें निहित थी। भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ये सब की आयु बहुत ज्यादा थोड़ी थी, 25 साल, 26 साल, 28 साल। सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इनके अंतर्गत मतलब देखिए, अब जैसे सुभाष चंद्र बोस जी को देखेंगे, ये जो है यूपीएससी भी क्रैक किए थे। इनके गुरु सीआर दास जो है, उनके कहने पर ये जो है क्या कर दिए, मतलब छोड़ दिए, कहे नहीं ठीक है, हम आप जो है राजनीतिक फील्ड में आइए, क्या है क्या नहीं। सोचिए उस समय वो व्यक्ति, रविन्द्रनाथ टैगोर को, सत्येंद्रनाथ टैगोर को आप लोग उस समय देखिए, सत्येंद्र टैगोर को आईसीएस की परीक्षा पास किए थे, प्रथम भारतीय विचारक थे। तो कहने का मतलब जो हमारे ये महापुरुष हैं, केवल इनको पढ़ाई ही नहीं करना है, इनको समाज में, व्यक्तिगत जीवन में इनको अप्लाई करते हुए चलना है। और जो व्यक्ति इन चीजों को एक आदर्श के रूप में अपना लिया, समझ लीजिए कि फिर वो आलोचना, प्रशंसा, हित, आहित कोई मैटर नहीं फिर करता, सारा चीज। ठीक है, खैर ये सारा टॉपिक हम लोग बहुत व्यवस्थित पढ़ेंगे। ये सारा टॉपिक जो है, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से हम लोग को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये सारा चीज हो गया। फिर आगे जो है लिखिएगा, उत्तर कोरिया तो तानाशाह है यार, वहां पर तो किंग जोन उन जो है, हाँ, एक दलीय व्यवस्था वहां पर कहेंगे। निर्वाचन वहां होता है, लेकिन जो सरकार के खिलाफ में जाता है उसको सरकार वहां की दंडित करती है। उनको स्वतंत्रता ये भी नहीं है कि आप वोट डालिए, मतलब वोट डालने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है, लेकिन वोट आप हम ही को डालिए, ये जो है वहां पर बाध्यकारिता कर दिया गया है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, अभी हमने क्या कहा, जो हिंसात्मक व्यक्ति होते हैं इनसे कोई बहुत उलझना नहीं चाहता। क्या उत्तर कोरिया बहुत आर्थिक रूप से सक्षम थोड़ी है, लेकिन दक्षिण कोरिया को आप देखेंगे,
लाइन ऑफ एशिया कहा जाता है, दक्षिणी कोरिया हो गया, जापान हो गया। मतलब दक्षिणी कोरिया का अगर कहेंगे, उत्तरी कोरिया कुछ भी उसके सामने नहीं है, लेकिन वो क्या है, अपने देश हित की बात करता है, सुरक्षा शांति की वकालत करता है, अपने देश की समृद्ध और विकास की बात करता है। और उत्तरी कोरिया उसको क्या है, कुछ भी करोगे अमेरिका को भी आंख दिखा देता है, आंख फोड़ देंगे, दिखाना मत है। तो ये चीज होता है ना, ये समझदारी अपनी अपनी। फिर जो है आगे लिखिएगा हेडिंग के तौर पे, राजनीतिक दलों से संबंधित विचार। अब यहां भी विचार देखिएगा कितना मजा आएगा, राजनीतिक दलों से संबंधित विचार। राजनीतिक दलों से संबंधित विचार। विचार ठीक है। तो इसमें जो है पहला जो आएगा वो क्या आएगा, अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप। अलेक्जेंडर पोप आता है, ये कहता है भैया राजनीतिक जो दल होते हैं ना, ये कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन कहा है। राजनीतिक दलों को कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन कहा है। अलेक्जेंडर पोप कहता है जो राजनीतिक दल होता है इसमें कुछ लोगों का लाभ होता है, लेकिन इसमें देखिए सब लोग पागल बने फिरते हैं। तो इसमें जो लिखिएगा, अलेक्जेंडर पोप का कहना है कि, इनका कहना है कि, ऐसा लिखिएगा, इनका कहना है कि, इनका कहना है कि, इनका कहना है कि राजनीतिक दलों, राजनीतिक दलों को, राजनीतिक दलों को कुछ लोगों के लाभ के लिए, कुछ लोगों के लाभ के लिए, बहुतों का पागलपन कहा। बहुतों का पागलपन कहा। ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इनका कहना है कि राजनीतिक दलों को कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन कहा। राजनीतिक दलों को, हाँ, अलेक्जेंडर पोप क्या कहता है कि राजनीतिक दलों को कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन कहा। ठीक है। फिर यही आगे आता है, अलेक्जेंडर पोप फिर यही आता है। फिर लिखिएगा अलेक्जेंडर पोप के अनुसार, फिर उसी के अंतर्गत लिखिएगा। कहता है कि जनता की आवाज कभी ईश्वर की आवाज नहीं हो सकती है। अलेक्जेंडर पोप जो है कहता है, क्या कहता है, जनता की आवाज, जनता की आवाज कभी ईश्वर की आवाज नहीं होती। कभी ईश्वर की आवाज नहीं होती, नहीं होती। ठीक है। जनता कितना भी चिल्ला ले, कभी ईश्वर की आवाज जो है नहीं हो पाएगी। अलेक्जेंडर पोप के बाद फिर जो है आगे लिखिएगा,
हाँ, अलेक्जेंडर पोप। फिर आगे जो है लिखिएगा फाइनर। फाइनर। फाइनर फाइनर। फाइनर। फाइनल के अनुसार, फाइनल के अनुसार राजनीतिक दलों को अदृश्य सरकार कहा। राजनीतिक दल, राजनीतिक दलों को अदृश्य सरकार कहा। अदृश्य सरकार कहा। अदृश्य, अदृश्य सरकार को हाईलाइट कर लीजिएगा, फिर मुनरो आएगा। मुनरो। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। दूसरा नाम है। फिर ब्राइस के अनुसार लिखिएगा। ब्राइस के अनुसार, ब्राइस के अनुसार ब्राइस के अनुसार लिखिएगा। देखिए ब्राइस क्या कहता है, कहता है कि जैसे ज्वार भाटा होता है समुद्र के जल को स्वच्छ बनाता है, उसी प्रकार जो राजनीतिक दल होते हैं ये राष्ट्र के मस्तिष्क को स्वच्छ बनाता है। ठीक है, लिखिएगा जिस प्रकार, जिस प्रकार, जिस प्रकार ज्वार भाटा, जिस प्रकार ज्वार भाटा समुद्र के जल को स्वच्छ बनाता है, समुद्र के जल को स्वच्छ बनाता है, समुद्र के जल को स्वच्छ बनाता है, उसी प्रकार, उसी प्रकार राजनीतिक दल, राजनीतिक दल प्रजातंत्र के मस्तिष्क को स्वच्छ बनाता है। प्रजातंत्र के मस्तिष्क को, के मस्तिष्क को स्वच्छ बनाता है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आया क्या है कि इसमें क्या कह रहा है कि जिस प्रकार जो है ज्वार भाटा का जल समुद्र के जल को स्वच्छ बनाता है, उसी प्रकार जो है राजनीतिक दल जो होते हैं ये क्या करता है, राष्ट्र के मस्तिष्क को स्वच्छ बनाता है। ठीक है, फिर आगे लिखिएगा, ब्राइस के अनुसार ही लिखिएगा। ब्राइस ने ही तो कहा था कि राजनीतिक दल जनतंत्र से प्राचीन है। लिखिएगा राजनीतिक दल लोकतंत्र से या जनतंत्र से प्राचीन है। राजनीतिक दल लोकतंत्र या जनतंत्र से भी प्राचीन है। प्राचीन है। ठीक है, ये चीज हुआ।
फिर जो है निष्कर्ष लिख लीजिएगा, या आलोचना, ऐसा लिख लीजिए, निष्कर्ष लिख लीजिए, निष्कर्ष, निष्कर्ष। इसमें देखिए निष्कर्ष में क्या हो सकता है, जैसे कि आप लोग देखेंगे किसी भी शासन प्रणाली के लिए एक लोकतंत्र की भी जरूरत पड़ती है, एक राजनीतिक दल की भी जरूरत पड़ती है। बिना इसके समन्वय के, बिना इसके संतुलन के जो है एक राजनीतिक दल या एक जो लोकतंत्र की हम लोग परिकल्पना करते हैं, ये एक देश के संदर्भ में कभी पूर्ण नहीं होगा। अगर हम लोग कहते हैं कि भारत में केवल लोकतंत्र होना चाहिए, यहाँ पर राजनीतिक दल नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये संभव नहीं है। तो हमारी आपकी आवाज उठाने के लिए ही सरकार या लोकतंत्र का इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। लिखिएगा इसमें, किसी भी देश की शासन प्रणाली के लिए, किसी भी देश की शासन प्रणाली के लिए शासन प्रणाली के लिए लोकतंत्र के साथ साथ, लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक दल के समन्वय की महत्ता होती है। लोकतंत्र के साथ साथ राजनीतिक दल के समन्वय की महत्ता होती है। अर्थात ये एक दूसरे के पूरक होते हैं, अर्थात ये एक दूसरे की पूरक होते हैं। जैसे 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 लोकतंत्र रूपी गाड़ी का संचालन, जैसे लोकतंत्र रूपी गाड़ी का संचालन लोकतंत्र रूपी गाड़ी का संचालन राजनीतिक दल रूपी तेल से ही संभव है। राजनीतिक दल, राजनीतिक दल के तेल रूपी से ही संभव है। राजनीतिक दल की तेल रूपी से ही संभव है। मतलब इसमें लोकतंत्र को क्या माना गया, एक गाड़ी माना गया, और राजनीतिक दल को क्या माना गया, तेल माना गया। जैसे एक गाड़ी जो है बिना तेल की नहीं चल सकता है, वैसे एक लोकतंत्र जो है वो राजनीतिक दल की नहीं चल सकता है। ये चीज समझ में आया? ये टॉपिक जो है आप लोग का खत्म हो गया। कहाँ पे? दल विहीन प्रजातंत्र, हाँ इसको यार गूगल पे सर्च करो कि बहुत सारे देश हैं, ऐसा थोड़ी है। जैसे दल विहीन अगर प्रजातंत्र की बात करेंगे, दल विहीन प्रजातंत्र ना, तो मतलब इसका मतलब ये है कि जहां पर जनता सीधे भाग लेती हो। अभी हम आप लोग को पढ़ाए थे स्विट्जरलैंड ना, तो वहां के कुछ कैंटनों की हमने बात किया था, हमने पूरा स्विट्जरलैंड का बात नहीं किया था। अगर उन कैंटनों की हम बात करेंगे तो वहां की जनता सीधे तौर पर भाग लेती है, तो उसका हम ले सकते हैं। बाकी जो है एक शासन प्रणाली के लिए जो है बिना राजनीतिक दल की संभव ही नहीं है। किसी देश की संप्रभुता की अगर सुरक्षा रखना हो, किसी देश की आर्थिक गति को बढ़ाना हो, जैसे मान लेते हैं नेपाल,
नेपाल एक समय ऐसा था, भारत के साथ देखिए विदेश नीति कितना अच्छा था सारा चीज, ठीक है। लेकिन आज देखिए कि नेपाल में भी जो है बालन शाह जैसे लोग बैठे बन गए हैं, वो अपना हर एक चीज अलग करना चाहते हैं। तो एक समय वो भी रहता था कहाँ, भारत जो है उनका बहुत सारी चीजों को देख रेख करता था, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे समय धीरे धीरे बीतते गया, समय परिस्थितियां बदलती गई, वैसे वैसे लोग भी अपने बदलते गए, ठीक है। तो चलिए इसको एक बार जो है हम फास्ट तरीके से रिवीजन मरवा देते हैं। आप लोग जो पढ़े होंगे, इसके बाद फिर आप लोग का दबाव समूह आ जाएगा, ठीक है। चलिए, राजनीतिक दल ना, आप लोग बताइएगा। राजनीतिक दल ऐसे लोगों का संगठन होता है जो एक विचारधारा पर सहमत होते हैं और राष्ट्रहित की वृद्धि करने हेतु सत्ता में आने का प्रयास करते हैं। ये विचार किसने दिया? बर्क ने। अब हम ये नहीं कहेंगे बर्क ने क्या कहा, क्योंकि आप लोग इतनी संख्या में अलग अलग कहेंगे तब भी सुनाई नहीं पड़ेगा हमको यहाँ, ठीक है। फिर हमने बताया था आगे कि जो है राजनीतिक दल जो होता है इनका उद्देश्य क्या होता है। सत्ता की प्राप्ति हो गया, और सत्ता की प्राप्ति हो गया, जनमत का निर्माण करना हो गया, सरकार बनाने की प्रक्रिया या दावे पेश करना हो गया, और विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करना। ये क्या होता है? राजनीतिक दल के उद्देश्य होते हैं। फिर हमने आगे बताया था कि राजनीतिक दल का उद्भव और विकास, तो इसमें राजनीतिक दल का उद्भव और विकास किस देश से हुआ है? ब्रिटेन से। और ब्रिटेन से राजनीतिक दलों का, जैसे हमने कहा कि ब्रिटेन को राजनीतिक दलों का घर कहा जाता है ना, तो ये जो है आखिर क्यों कहा जाता है, किस क्रांति के फलस्वरूप ये अस्तित्व में आया? प्यूरिटन क्रांति। मतलब क्या है कि कह सकते हैं कि राजनीतिक दलों का जो उद्भव और विकास हुआ ये ब्रिटेन से हुआ, इसीलिए ब्रिटेन को राजनीतिक दलों का घर कहा जाता है। और ब्रिटेन में प्यूरिटन क्रांति हुआ, और प्यूरिटन क्रांति के दौरान जो है क्या हुआ कि वहां पर राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के मध्य संघर्ष हुआ। और जब राजतंत्र और प्रजातंत्र के समर्थकों के मध्य संघर्ष हुआ, तो जो राजतंत्र के समर्थक थे उन्हें क्या कहा गया? कैवलर्स। और जो प्रजातंत्र के समर्थक थे राउड हेडस कहा गया। फिर हमने आगे आप लोग को बताया कि जो है जो यहाँ पर जो राजतंत्र के जो समर्थक थे कैवलर्स, इन्हीं के टोरी ठोरी से किस पार्टी का निर्माण हुआ था, विकास हुआ? कंजर्वेटिव पार्टी का विकास हुआ। फिर दिग और हिंग से किसका विकास हुआ? लिबरल पार्टी का विकास हुआ। ब्रिटेन में आपकी दो ही पार्टियां, कंजर्वेटिव और लिबरल पार्टी, ये द्वीप प्रणाली के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हमने किस पर आ गया था? आप लोग को राजनीतिक विचार से संबंधित अवधारणा पर आ गए थे, यही तो था, इसमें और कुछ है? इतना ही है। अब इसके विचार में हम लोग आएंगे, इसकी अवधारणा में क्या है? अवधारणा बताइए। किसकी? हाँ, इसमें हमने ये बताया था इनकी अवधारणा में कि दुर्वर्जर की पुस्तक और मीचेल्स की पुस्तक का नाम जो है पॉलिटिकल पार्टी था ना। और इसी में जो है क्या करता है दुर्वर्जर, वो आता है क्या कहता है कि जहां जहां निर्वाचन प्रणालियां होगा वहां वहां दल प्रणालियां भी होगा, ठीक है। तो वो जहां जहां निर्वाचन प्रणाली होगा दल प्रणाली की बात करता है, मतलब आंगिक अंग संबंध जो है स्थापित करता है। यहां तक हो गया था। फिर हमने कहा कि जो है दुर्वर्जर जो करता है 4 प्रकार के राजनीतिक दल की बात करता है। फिर हमने बताया था कि एक आपका क्या था जो है काकस, दूसरा प्रकोष्ठ, तीसरा ब्रांच, चौथा मिलिशिया। हमने काकस में आप लोग को बताया था इसमें बड़े नेता शामिल होते हैं और इसमें कोई और संगठन नीचे नहीं होता है। और फिर प्रकोष्ठ में हमने बताया था कि ये ऊपर तो संगठित होते हैं लेकिन नीचे इनमें कोई संगठन का विस्तार नहीं पाया जाता है, ठीक है। ब्रांच में देखेंगे, ब्रांच में हमने क्या बताया था, हाँ, ब्लॉक स्तर से लेकर ग्राम स्तर तक जो है क्या है राजनीतिक दलों का या किसका संगठन का जो है विस्तार पाया जाता है। फिर आया था आपका मिलिशिया। मिलिशिया को क्या कहते हैं? गुप्त दल,
ठीक है। और फिर इसके बाद हमने फिर आप लोगों को बताया था कि मीचेल्स का विचार, इनमें भी पुस्तक हमने लिखाया था कि पॉलिटिकल पार्टी, और मीचेल्स जो था हमने बताया था कि जो मीचेल्स था वो क्या करता है, जर्मनी के सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का विश्लेषण करता है, और विश्लेषण में वह यह पाता है कि कहता है कि जो है एक राजनीतिक दल का जो एक छोटा सा हाईकमान होता है उसके द्वारा अगर कोई पार्टी के संदर्भ में निर्णय लिया जा रहा है तो वह निर्णय सभी पार्टी जनों के ऊपर लौह नियम के समान जो है लागू होता है। इसी को ही गुटतंत्र का लौह नियम सिद्धांत कहते हैं, या अल्पतंत्र का लौह नियम सिद्धांत कहा जाता है। फिर हमने इसी में आप लोग को बताया कि मीचेल्स आगे फिर कहता है कि उन्होंने सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी का जब विश्लेषण किया उन्होंने पाया कि अगर, कहता है कि राजनीतिक दल के जो नेता होते हैं वो इतने शक्तिशाली होते हैं, अगर उनके कद को कम करने के लिए कानून भी बनाया जाए तो वो कानून छोटा पड़ जाएगा, लेकिन वो उनका कद नेताओं का छोटा नहीं होगा। यहां तक फाइनल था, ठीक है। फिर इसके बाद क्या आ जाता है हम लोग का राजनीति, फिर उसके बाद लेनिन का विचार आ जाता है। लेनिन, मीचेल्स के विचार के बाद लेनिन का विचार। अब लेनिन क्या विचार देता है, ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत देता है ना। अब लोकतांत्रिक केंद्रवाद का सिद्धांत का मतलब क्या है, ये कहता है कि जो लोकतंत्र होता है पिरामिड नुमा होता है, और इसमें ये कहता है लोकतंत्र में कि निचले स्तर का अधिकारी ऊपर के स्तर के अधिकारी को चुनता है, और ऊपर के स्तर का अधिकारी अपने से ऊपर के स्तर के अधिकारी को चुनता है, और सबसे ऊपर जो होता है वो हाई कमान होता है। और अगर हाई कमान जो सबसे ऊपर बैठा हुआ है अगर उसके द्वारा कोई निर्णय लिया जा रहा है तो नीचे के सभी पदाधिकारियों के ऊपर क्या होगा, उसका निर्णय लागू होगा। तो इसी को हम क्या कहेंगे, केंद्रवाद कहेंगे। मतलब चुनने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है लेकिन निर्णय की प्रक्रिया केंद्रवाद है। यहां तक हो गया था। फिर हमने आप लोग को बताया कि राजनीतिक दलों से संबंधित विचार जो है, अलेक्जेंडर दल विहीन प्रजातंत्र की बात किया था कि दल विहीन प्रजातंत्र क्या होता है। हमने आप लोग को बताया कि इसमें जो है, जैसे कि ब्राइस ने एक शब्द का प्रयोग किया था कि जो है लोकतंत्र की सबसे बड़ी बुराई है धन बल और बाहुबल का प्रयोग करना, ठीक है। और ब्राइस ही कहा था, देखिए इसका स्टेटमेंट कैसे अलग अलग जगह चेंज हो रहा है। ब्राइस ही कहा था कि कोई भी शासन प्रणाली क्यों ना हो वह कुलीन तंत्रीय होती है, ठीक है। अब इसी में आप लोग देखेंगे कि हमने दल विहीन प्रजातंत्र के संदर्भ में आप लोग को बताया कि इसमें जो है राजनीतिक दलों के द्वारा ही जो है क्या होता है, धन बल और बाहुबलों के लिए जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है इन्हीं को। और इसके जो है दल विहीन प्रजातंत्र के सबसे बड़े पुरजोर वकालत कौन किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। जयप्रकाश नारायण जी कौन थे, बिहार की ये संपूर्ण क्रांति के जो है वहां के जो है पुरोधा माने जाते हैं। फिर यही दल विहीन प्रजातंत्र की बात कौन करता है, एम.एन. राय साहब करते हैं, विनोबा भावे साहब करते हैं, और फिर गांधी जी भी जो है दल विहीन प्रजातंत्र की ये वकालत करते हैं। फिर हमने आप लोग को लिखा है कि राजनीतिक दलों से संबंधित विचार, अलेक्जेंडर पोप को हमने लिखाया कि अलेक्जेंडर पोप कहता है कि राजनीतिक दलों में कुछ लोगों के लाभ के लिए बहुतों का पागलपन कहा है कि जो राजनीतिक दल होता है ये कुछ लोगों के लाभ के लिए होता है लेकिन इसमें बहुत लोग पागल होते हैं, और समाज में ये देखिए सरोकार तरीके से दिखाई भी पड़ता है। फिर इसी में अलेक्जेंडर पोप क्या कहता है, जनता की आवाज कभी ईश्वर की आवाज नहीं हो सकती है, जनता की आवाज कभी ईश्वर की आवाज नहीं होती है। फिर अलेक्जेंडर पोप के बाद हमने फिर लिखाया कि इसमें फाइनर आता है। फाइनर क्या कहता है कि जो प्रजातंत्र होता है या जो राजनीतिक दल होता है ये क्या है, ये इसे अदृश्य सरकार कहा, मतलब दिखाई नहीं देती जो सरकार होती है। फाइनर के बाद फिर कौन आएगा, मुनरो कहता है कि प्रजातंत्र जो होता है ये राजनीतिक दल का दूसरा नाम है, मतलब राजनीतिक दल प्रजातंत्र का दूसरा नाम है, ऐसा रहेगा। राजनीतिक दल प्रजातंत्र का दूसरा नाम है। फिर इसी में आपका कौन आएगा, ब्राइस कहता है कि जैसे क्या है, जैसे ज्वार भाटा, जिस प्रकार ज्वार भाटा जो है समुद्र के जल को स्वच्छ बनाता है उसी प्रकार जो है आपका क्या है, राजनीतिक दल
प्रजातंत्र के मस्तिष्क को स्वच्छ बनाता है, साफ करता है। फिर हमने बताया कि जो इसमें ब्राइस कहता है कि जो है जो आपका जो प्रजातंत्र जो राजनीतिक दल होता है ये प्रजातंत्र से प्राचीन है, ठीक है, या लोकतंत्र से प्राचीन है। फिर हमने इसमें आपका लास्ट में हमने क्या कर दिया, निष्कर्ष लिखा दिया। और निष्कर्ष में हमने कहा कि किसी भी देश की शासन प्रणाली के लिए जो है वहां पर प्रजातंत्र के साथ साथ राजनीतिक दल का भी होना आवश्यक होता है। जैसे हमने बताया कि एक लोकतंत्र रूपी गाड़ी के लिए एक राजनीतिक दल रूपी तेल की आवश्यकता होती है। बिना कोई भी देश है कि जैसे एक गाड़ी को तेल के बिना हम नहीं चला सकते हैं, वैसे एक देश को हम राजनीतिक दलों के माध्यम के बिना हम नहीं चला सकते, ठीक है। तो ये जो राजनीतिक दल था ये फाइनली हम लोग का क्या है, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। बाकी कल आप लोग आइए, आप लोग का टॉपिक जो रहेगा वो जो है दबाव समूह रहेगा, ठीक है। बाकी आप लोग PYQ बराबर लगाते चलिए, जितना भी टॉपिक आप लोग का कंप्लीट हो रहा है टेस्ट जो है बनाते रहेंगे, जो भी आएगा तो आप लोग को जो है करा दिया जाएगा, ठीक है। और आप लोग बढ़िया आप लोग रिजल्ट लाइए, आप लोग जो है ठीक है प्रयास कीजिए बढ़िया। यार मेहनत इतना किया जा रहा है, संतोषजनक नहीं आता फिर मजा नहीं आता ना। आप लोग को देखिए 4-4 6-6 टॉपिक भी दे दिया गया क्लियर, अब उसी को चाहे एक बार पढ़िए चाहे 10 बार पढ़िए। अब अगर इसे पढ़ाई के दौरान आप लोग उसको जितनी बार पढ़ लेंगे, रिवीजन कर लेंगे, जान लीजिए वही आपकी महत्ता है। 4 महीने बाद 2 महीने बाद पेपर होगा, वही आपका फायदा देगा फिर, ठीक है। तो आइए फिर कल